रेजिस्टिव फोर्स जो वर्क डन करेगा वो आप पे क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। वर्क डन जो है दैट इज ए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। कुछ स्पेशल केसेस ऑब्वियसली हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे कि आपका कुछ केसेस में वर्क डन जो है वो आपका क्या हो जाता है, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो एक डाउट आता है कि क्या वर्क डन एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के केस में क्या इक्वल वर्क डन आएगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवा। इस वीडियो में हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या मोटिव है इस चैप्टर को करने का। तो पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने क्या देखा कि किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए, और हमारा मेनली फोकस रहा कि एक्सटर्नल फोर्स अगर आपने लगाया तो ऑब्जेक्ट के मोशन को कैसे आप डिफाइन करोगे। अब बेसिक सी बात आती है कि मोशन होने में आपने उसके अंदर एफर्ट जरूर लगाया, तो उसको कैसे क्वांटिफाई करें, उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। बिकॉज देखिए, आपने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट को, अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप लेके गए तो आपको एनर्जी उसमें लगाना पड़ेगा। तो वो जो एनर्जी है हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितना एनर्जी आपने उसमें लगाया, कितना काम आपने किया, जिसको हम कहते हैं वर्क। तो कितना वर्क आपने उसके अंदर किया, उसको हम इस चैप्टर में निकालेंगे। और इससे रिलेटेड ही मिलती जुलती क्वांटिटीज हैं, जैसे वर्क से रिलेटेड एनर्जी और पावर, तीनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो मेनली इन तीनों क्वांटिटीज से हम डील करेंगे। अब बेसिक सी बात आता है कि आपने ये तीनों वर्ड जो हैं वो आपने डेली लाइफ में सुने होंगे, जैसे वर्क हो गया, एनर्जी हो गया और पावर हो गया। तो बेसिकली ये जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसे हो गया पढ़ना लिखना, हो गया खेलना कूदना, जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं हम उनको एज ए वर्क डिफाइन करते हैं। बट इन रियल जो एक्चुअल मीनिंग है वो हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, जो कि डेली लाइफ से कंप्लीटली ही अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपने जो डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, जो सुना इन तीन क्वांटिटीज के बारे में, वो हो सकता है फिजिक्स में मैच न करे, राइट। तो उसको हम चैप्टर्स के साथ देखते जाएंगे कि किस तरीके से ये जो तीनों क्वांटिटी हैं इनका प्रिसाइज मीनिंग क्या है, जो कि डिफरेंट होगा आपका डेली लाइफ, जो आपका एक्सपीरियंस रहता है रिलेटेड टू दीज थ्री क्वांटिटीज, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हमने बोला कि आपने एनर्जी कंज्यूम किया, उसको हम एज ए वर्क डिफाइन करते हैं। सेकेंड क्वांटिटी क्या है, एनर्जी है। तो बेसिकली क्या है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म ऑफ वर्क है। तो आप कह सकते हो कि वर्क जो है वो एनर्जी का एक सब सेक्शन है। तो एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो इस चैप्टर में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, राइट, और वर्क भी आएगा। तो ये सारी चीजें आप वहां पे इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करोगे। सिमिलरली एक क्वांटिटी है पावर, और पावर बेसिकली होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। इट मींस कितना एनर्जी आपने उसके अंदर लगाया पर यूनिट टाइम, या फिर आप कह सकते हो वर्क पर यूनिट टाइम। आपने कितना वर्क किया पर यूनिट टाइम, उसको आप क्या किससे डिफाइन करते हो, पावर से डिफाइन करते हो। तो ये एक क्वांटिटी है। और एनर्जी बेसिकली होती क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। तो एक बेसिक सी बात है, कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की, राइट। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वांटिटी है वर्क, उसको हम लेके चलेंगे और धीरे धीरे सारी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स में जो एक्चुअल मीनिंग है वर्क का, या फिर वर्क आप कैसे डिफाइन करते हो फिजिक्स में, राइट। जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करवा रहे हैं, राइट। तो यहां पे हम कौन सा कंसिडर करते हैं, स्ट्रेट लाइन। और आपका फोर्स जो है वो हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज ये आपका सिंपलेस्ट केस हो जाता है जिसके लिए आप वर्क डन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस पे जाएंगे, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स आपके लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखिए, ये आपका एक बॉक्स था, राइट, और मान लीजिए आपका जो कांस्टेंट फोर्स मैंने बताया वो आपका किसी डायरेक्शन में लग रहा था, राइट। एफ इस डायरेक्शन में लग रहा था, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इस डायरेक्शन में मूव होता है, राइट। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक मूव हो जाता है, और यहां से ये एस डिस्प्लेसमेंट आपका इस पोजीशन से इस पोजीशन में कर रहा है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। लेकिन फोर्स आप कहां लगा रहे हो, इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, जो कि किसी एंगल के ऊपर क्या है, किसी एंगल के ऊपर थीटा के ऊपर है। तो बेसिकली हम वर्क डिफाइन कैसे करते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू
force into displacement in f vector direction, और in other words आप इसको क्या कह सकते हो, force in the direction of displacement into displacement, राइट। तो ये बेसिक सी इसकी डेफिनेशन आती है जिसको हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं, जो कि आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने बोला कि या तो आप फोर्स ले लीजिए किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जहां पे हमने बोला कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कैसे कह सकते हो कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आपको फोर्स की डायरेक्शन में ही कंसीडर करना है। इट मींस दोनों को आपको एक डायरेक्शन में कंसीडर करना है, या तो आप कंसीडर करिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या फोर्स की डायरेक्शन में, और दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट विल डिफाइन द वर्क डन। अब देखिए यहां पे देखिए, जैसा कि मैंने बोला दिस इज फोर्स, सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, दिस इज एफ एंड दिस विल बी एफ cos ऑफ थीटा। सो यहां से आपको फोर्स की वैल्यू यहां से क्या मिलती है, दैट फोर्स दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ cos of theta मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो बेसिक सी बात है, देखिए या तो आप इसको f cos थीटा लिख लीजिए, और या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, s cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय f। तो दोनों आप देख पा रहे हो कि सेम चीज है, राइट। अब देखिए इस चीज को हमने डिफाइन किया था पिछले चैप्टर में, जो आपका चैप्टर 4 था, जिसमें हमने डिफाइन किया वेक्टर्स को। और वेक्टर्स में हमने क्या देखा कि देखिए आपका जो फोर्स है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका जो वर्क डन है, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी बेसिकली होती है। तो इसका डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं वर्क का। तो बेसिक सी बात है, देखिए यहाँ पे वेक्टर, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये बात क्या है आपकी जची नहीं, बिकॉज यहाँ पे वेक्टर्स है राइट हैंड साइड में, और इधर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक हमने 4th चैप्टर में डिफाइन किया था आपका स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या चेक किया, या फिर हमने इसको बोला था डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या चेक किया कि दिस W इज नथिंग बट F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एफ एस cos ऑफ थीटा। तो हमने F का जो कि फोर्स है डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ लिया, तो एफ एस cos ऑफ थीटा निकल के आया, जो कि किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। और यहां से आप देख पा रहे हो कि आपको क्या करना है, फोर्स भी आपको वेक्टर में पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में, और दोनों का क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। उसकी हेल्प से आप वर्क डन इजीली निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए यहां पे हमने बात क्या की कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस में हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अब हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में ना होके इन जनरल किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसको भी हम थोड़ा आगे डिटेल में चेक करेंगे। अब इसका सबसे पहले स्पेशल कैसे चेक करते हैं कि आपका जो वर्क डन है वो कब जीरो हो सकता है, कब पॉजिटिव हो सकता है, कब नेगेटिव हो सकता है। बिकॉज देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रही है cos ऑफ थीटा, तो डिपेंडिंग अपॉन थीटा आपका देखिए cos थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है। इट मींस आपका वर्क डन भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे जो स्पेशल केसेस जो हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्पेशल केसेस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि W इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसके केसेस देखते हैं कि वर्क डन 0 कैसे हो सकता है। या तो देखिए, या तो आपका फोर्स 0 होगा, राइट, फोर्स आपका 0 है, राइट, और आपका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए नॉन 0 है, राइट। सिमिलरली आपको पता है कि कोस थीटा जो है वो आपका 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, राइट। इट मींस थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री नहीं है। अज्यूम करते हैं पहला केस ये, आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लगाया है लेकिन स्टिल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि उस केस के अंदर आपका जो वर्क डन है वो आपका 0 निकल के आएगा, बिकॉज आपने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया। तो थीटा का भी कंसेप्ट वहां पे आएगा ही नहीं, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन ही नहीं है। सिमिलरली आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगाया और 90 डिग्री पे भी नहीं लगाया, राइट, बट उसका डिस्प्लेसमेंट
जीरो निकल के आया, इन दैट केस ऑल्सो आपका वर्क डन जीरो निकल के आ रहा है, बिकॉज एस की वैल्यू पुट करोगे तो वर्क डन जीरो। अब इसको डेली लाइफ एक्सपीरियंस से चेक करते हैं। देखिए सामने एक दीवार है, आपने दीवार को धक्का लगाया, राइट, कुछ फोर्स अप्लाई किया, तो आप देखोगे कि दीवार जो है वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रही है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स तो आपने लगाया, किसी एंगल पे भी लगाया, बट स्टिल उस केस में आप फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर रहे हो कि आपका वर्क डन क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। बिकॉज मैंने बताया था कि डेली लाइफ से आपको कंपेयर नहीं करना है फिजिक्स के जो वर्क डन जो स्टेटमेंट है उसको, राइट। जो डेली लाइफ में हम वर्क डन यूज करते हैं वो क्या है, वो आपका जो प्रिसाइज मीनिंग आपका वर्क डन का डिफाइन नहीं करता है। अब आपने दीवार पे धक्का लगाया, बट आपके हिसाब से तो आपने एफर्ट किया है, उसके ऊपर कुछ एनर्जी इन्वेस्ट किया है, बट वर्क वी डिफाइन एज देयर शुड बी सम आउटपुट। और आउटपुट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस करना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। अब देखिए ये तो दो केसेस आ गए। तीसरा केस आपका क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने फोर्स भी लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हुआ, लेकिन आपका थीटा 90 डिग्री है। इट मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट की 90 डिग्री की डायरेक्शन में। अब देखिए इसका डेली लाइफ जो मिथ है वो आप देखिए, वर्क डन तो जीरो निकल के आया, बट डेली लाइफ में आपने क्या किया कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया और आप क्या है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चले गए, और आपसे पूछा जाए कि आपने वर्क डन कितना किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या खासियत है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगता है mg, और आप क्या कर रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मूव किया आपने s, राइट, लेकिन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो आपसे बोला जाए कि आपने कितना वर्क डन किया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस केस में आप तो कहोगे कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट को लेके यहां से यहां गए हैं तो हमने कुछ एफर्ट किया, कुछ वर्क डन किया, तो वर्क डन तो जीरो नहीं आना चाहिए। बट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जीरो निकल के आया, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब डेली लाइफ में हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया तो हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जीरो रहेगा, बट अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स देखिए, बिकॉज देखिए फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका एस है और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स लगा। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो आपने एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन हॉरिजॉन्टली मूव किया, तो उस केस में जो आपने काम किया वो अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स किया, न कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो इट इज जीरो, बिकॉज दोनों एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में दैट्स जीरो, राइट। नाउ ये तो केसेस थे जब आपका वर्क डन जीरो कब हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। देखिए पॉजिटिव की तो बात हमें पता है, पॉजिटिव तो देखिए फोर्स आपका पॉजिटिव है और एस आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड की बात की जाए, राइट। अब आगे ये दोनों मैग्नीट्यूड में है, बेसिकली ये जो दोनों टर्म है ये मैग्नीट्यूड में, बाकी बात आती है कॉस ऑफ थीटा की, राइट। तो कॉस थीटा, आप अगर कॉस थीटा को प्लॉट करो तो आप यहां से क्या देखोगे कि कॉस थीटा का कुछ यू करके यू कर्व होता है, और यहां से ये आपका क्या होता है π/2 होता है, और यहाँ पे ये हो जाता है पाई, और यहाँ पे आपका 2 पाई हो जाता है, राइट, और ये आपका 3 π/2 यहाँ पे हो जाता है। तो बेसिक सी बात है, कॉस ऑफ थीटा कुछ इस तरीके से आपका वेरी करता है। तो आप यहाँ से क्या चेक कर पा रहे हो कि ये जो है और ये जो पार्ट है, इस केस में आपका क्या लग रहा है, आपका जो फोर्स है, आपका जो कॉस थीटा है दैट इज पॉजिटिव, बट इन दिस केस द थीटा इज फ्रॉम π/2 टू 3 π/2, आपका जो cos थीटा है वो क्या रह रहा है, वो नेगेटिव रह रहा है। इट मींस इस केस में आपका वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब बेसिक सी बात है क्या, देखिए अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको आप देखो, देखिए cos ऑफ थीटा अगर मैं किसकी बात करूं, थीटा इज इक्वल टू पाई पे, तो मैक्सिमम आपकी वैल्यू आ रही है। इट मींस आपने क्या करा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट। तो बेसिकली आप क्या चेक कर पा रहे हो कि देखिए आप किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगाइए, चाहे इस डायरेक्शन में लगाइए, कहीं भी लगाइए, अगर ये इस डायरेक्शन में है, इस वर्टिकल लाइन से इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये वाला जो केस है इसके लिए थीटा आपका कितना है, दिस थीटा we define to be theta, right? So theta is greater than 90 degree. So π/2 we are having π/2 here. तो थीटा अगर π/2 से बड़ा है और मैक्सिमम 3 π/2 तक है, तो ये एंगल 3 π/2 है, राइट। तो इस वाले केस में जब इस वर्टिकल लाइन से अगर एफ वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में रहता है, इन दैट केस यू कैन से दिस cos ऑफ थीटा
दिस इज इक्वल टू नेगेटिव, हेंस वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब यहां से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि फोर्स का अगर आप कंपोनेंट निकालोगे, राइट, बिकॉज आपको निकालना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, आपको निकालना पड़ेगा ना फोर्स का कंपोनेंट। सो आप देख क्या रहे हो कि आपका फोर्स का कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आता है फोर्स, और इस डायरेक्शन में आपका क्या निकल के आता है, डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कब हो सकता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो आपको क्या देखने को क्या यहाँ पे मिलेगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑपोजिंग द मोशन, राइट। अगर ऐसा कोई केस होता है जिसके अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करते हो, उस केस में आपका जो वर्क डन है, रेजिस्टिव फोर्स जो वर्क डन करेगा वो आपका क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। अदरवाइज अगर आपका जो थीटा है वो कहां से कहां है, ये हमने किसमें बात करी, दिस इज थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो दिस इज ग्रेटर देन 90 बट इट इज स्मॉलर देन 3π/2। इस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव आया और बाकी केसेस में आपका वर्क डन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो ये तो बात आ गई, देखिए नेगेटिव वर्क डन की, पॉजिटिव वर्क डन की और जीरो वर्क डन की, राइट। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया वर्क डन, वो आपका क्या था, सिंपलेस्ट केस था जब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है और फोर्स आपका कांस्टेंट उसके ऊपर एक्ट कर। अब देखिए इन जनरल तो आपका डेली लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो उनको भी देखते हैं कि उस केस में आप वर्क डन कैसे निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर आपका फोर्स जो है दैट इज ए वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स के केस में कैसे हो गया, मान लीजिए कि इट फॉलोज ए कर्व, राइट। सो लेट मी ड्रॉ द कर्व। सो नाउ यहाँ पे देखिए आपका फोर्स है और इस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का देख लो। मान लीजिए कुछ रैंडम जो है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट किसी कर्व को फॉलो करता हुआ मूव कर रहा है जिसमें फोर्स आपका चेंज होता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आप इसमें देख रहे हो एक्स एक्सिस पे, राइट। तो इस केस में वर्क डन कैसे निकाला जाए, तो देखिए यहां से अगर आप देखो तो फोर्स, और ये जो फोर्स है ये कौन सा वाला कंपोनेंट है, ये आपका जो फोर्स है ये कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एस वेक्टर, वही हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये जनरल फोर्स है या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है बट मैग्नीट्यूड फोर्स का चेंज हो रहा है। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि कर्व एक जनरल कर्व फॉलो करता हुआ जा रहा है। अब यहां पे देखिए जैसा कि मैंने बोला कि F into the S will be define this work done, right? So you can say the area under Fs curve will be equal to work done because F is nothing but the force in the direction of displacement. तो दोनों का प्रोडक्ट जो है that will define the work done. अब इस कर्व के अंडर आपका क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो बेसिक सी बात है, इस केस में हम कैसे करते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट ये था, मान लीजिए x1 था और आपको x2 पॉइंट तक आपको जो एरिया है वो निकालना है कि आपने x1 से x2 पॉइंट तक गए, उस केस में आपने निकालना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा एलिमेंट, राइट, और आप कह सकते हो कि इस एलिमेंट के लिए ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट क्या है, ये एक ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन है, राइट। तो आप कहोगे कि ये आपने यहाँ पे dx एलिमेंट लिया और ये जो है यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे कुछ आती है, ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एफ, लेट्स से एफ आई, ith कंपोनेंट मान लीजिए ये ले रहा हूँ, और इसके जैसे ही आप यहाँ पे स्ट्रिप बना सकते हो अलग अलग। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि इन सारी स्ट्रिप्स को क्या करना है, ऐड करते जाना है, राइट। तो अब देखिए इसको कैसे लिखूंगा मैं कि वर्क डन विल बी इक्वल टू सब जो एलिमेंट्स है, मान लीजिए ith एलिमेंट की बात करता हूं मैं, तो उसके अंदर ith फोर्स होगा मल्टीप्लाई बाय द dxi भी आपका वहां पे होने वाला है, जो dx है ना आपने कितना लिया, तो इनको आप ऐड करते हो। अब अगर मैं dx की वैल्यू काफी डिक्रीज करता जाऊं, तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आपको वेक्टर्स वाले चैप्टर में, एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए आप किसका यूज करते हो, इंटीग्रेशन का यूज करते हो। जब डेल्टा x जो dx है दैट अटेंड्स टू ऑलमोस्ट जीरो, in that case the work done will be equal to f ds, right? So this will be f vector dot ds vector, और ये आपका x1 से मान लीजिए x2 पोजीशन में जा रहे हो, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा f vector dot ds vector from x1 to x2।
तो ये आ गया आपका वेरिएबल फोर्स के केस में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे तो फोर्स जो था आपका कांस्टेंट था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, फोर्स है मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट है, और ये एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करता हुआ जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर्व डिफाइन नहीं किया ना, सी कर्व को फॉलो करता जा रहा है, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि ये जो है ये वर्क डन आपका अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पाथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, राइट। इट मींस आपने एस जो है वो किस तरीके से आपने उसके अंदर चेंज किया, या फिर फोर्स किस तरीके से चेंज किया, वो जो कर्व बनेगा उसके ऊपर वर्क डन डिपेंड कर रहा है। इट मींस आपका जो W है, जो वर्क डन जिसको आप कह रहे हो, इट इज पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। राइट, और ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि वर्क डन जो है दैट इज ए पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी। कुछ स्पेशल केसेस ऑब्वियसली हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में देखेंगे कि आपका कुछ केसेस में वर्क डन जो है वो आपका क्या हो जाता है, स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है, जिसको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो उनको हम क्या है थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बट फिलहाल के लिए आपको समझना क्या है कि वर्क डन आपका एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये इन जनरल स्टेटमेंट आपकी हो जाती है। कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये तो बात आ जाती है कि अगर आपका वेरिएबल फोर्स हो, या फिर फोर्स, या फिर आप कह सकते हो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करता जा रहा हो जिसमें फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेरी कर रहा है। इन दैट केस यू गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व एंड दैट विल डिफाइन द वर्क डन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अंडर द फोर्स एफ। तो हमने यहाँ पर तीन तरीके की क्वांटिटी देखी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब इनकी यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखिए हमने बोला कि वर्क और एनर्जी हैं वो दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, तो ऑब्वियसली उनकी यूनिट्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। अब बात करते हैं पावर की यूनिट, ऑब्वियसली अलग होगी बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम, राइट। तो अब देखते हैं इसकी यूनिट्स बेसिकली क्या है, और सबसे पहले ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं। इट मींस एमकेएस यूनिट जो सिस्टम है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम वर्क डन की यूनिट। तो डब्ल्यू की यूनिट बेसिकली होती क्या है, जूल। और ये जो जूल है ये किसके नाम पे है, ये है जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पे। अब ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल कौन थे, तो इन्होंने बेसिकली क्या है कि गैसीय सिस्टम के लिए इन्होंने जो वर्क डन है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म उन्होंने बताया कि दैट इज पी डेल्टा वी। और इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम गैसीय सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जब हम थर्मोडायनेमिक्स को बेसिकली स्टडी करेंगे। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के केस में इन्होंने वर्क को प्रिसाइजली डिफाइन किया था प्रेस्कॉट जूल ने। सो दैट्स व्हाई उनको क्या बोला गया कि इनको हम जो है यूनिट में डिफाइन कर देते हैं, किसकी यूनिट में, वर्क डन की यूनिट में, फिर एनर्जी की यूनिट में। तो दोनों की जो यूनिट है वो आपकी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब सेकेंड क्वांटिटी कौन सी है, पावर है, और पावर को डिफाइन किया गया वाट से। अब वाट बेसिकली किसके नाम पे दिया गया, ये आपका दिया गया जेम्स वाट के नाम में। तो जेम्स वाट का तो नाम आपने सुना होगा। जेम्स वाट कौन थे, जिन्होंने स्टीम इंजन के डेवलपमेंट में काफी कंट्रीब्यूट किया था, और बेसिकली उन्होंने इन्वेंट किया था आपका जो स्टीम इंजन है उसको, जो ट्रेन में बेसिकली यूज होता था। तो उनको आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनके ट्रिब्यूट में आपका जो पावर का यूनिट है वो दिया गया, जिसको हम वाट बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहां से भी आप एक चीज निकाल सकते हो कि पावर की यूनिट एक और निकल के आती है यहां से, ये हो सकती है कि जूल पर यूनिट सेकंड, राइट, बिकॉज एनर्जी की यूनिट जूल हो गई और इसकी सेकंड हो गई। या फिर आप कह सकते हो कि वर्क डन की एक यूनिट और निकल के आ सकती है, जो क्या आती है, वाट इंटू सेकेंड। तो ये आप चेक कर सकते हो। अब इनकी डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो, बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए वर्क डन की अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूं, डायमेंशंस, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पे फोर्स की क्या होती है, m1 L1 T-2 मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट L। सो एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाती है, m1 L2 and T-2। और सिमिलरली अगर आप पावर की डायमेंशन निकालते हो तो आपको बेसिकली पता क्या है, पावर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी m1 L2 T-3।
राइट। तो ये बेसिकली इनकी दोनों की डायमेंशन हो जाती है, बिकॉज नई क्वांटिटीज थी तो इसलिए इनकी डायमेंशन डिफाइन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था यहाँ पे। तो डायमेंशन हो जाती है, आपकी यूनिट जो है वो आपकी इस तरीके से हो जाती है, और यूजिंग डायमेंशन भी आप MKS में यूनिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे kg इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये आपकी बेसिक सी जो है वो आपकी यूनिट हो जाती है तीनों क्वांटिटीज की। यहाँ पे हमने देखा कि वर्क डन जो है वो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हो। तो हमने पीछे कुछ चैप्टर्स थे, हमने वहां पे देखा कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज जो हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो एक डाउट आता है कि क्या वर्क डन एक्शन रिएक्शन फोर्सेज के केस में क्या इक्वल वर्क डन आएगा? तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये था और यहाँ पे ग्राउंड था, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे F12 लगाया और ग्राउंड के ऊपर मान लीजिए F21 निकल के आया, तो क्या W12 विल बी इक्वल टू W21? ये हमें चेक करना है। तो देखिए बेसिकली एक्शन रिएक्शन फोर्सेस में ये जरूरी नहीं है कि आपका क्या है वर्क डन F21 इज इक्वल टू F12, बिकॉज देखिए सिंपल सा केस है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपका ग्राउंड क्या है, स्टेशनरी है, ग्राउंड मूव नहीं कर रहा है, ओनली आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि F21 ग्राउंड के ऊपर लग तो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0 फॉर द ग्राउंड। बट आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद F12 फोर्स, इसमें इट मींस इसके ऊपर क्या लगेगा, इसके ऊपर आपका कुछ वर्क डन आपका जरूर निकल के आएगा, बट ग्राउंड कहीं मूव नहीं कर रहा, इट मींस उसका वर्क डन क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो एक बेसिक से सिंपल से केस को देख के आप क्या कह सकते हो कि आपका जो एक्शन रिएक्शन के केस में वर्क डन जो है दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, राइट। तो इन जनरल यू कैन से दे आर नॉट इक्वल, राइट, बट एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल। तो ये कौन सा केस था, ये आपका कौन सा था, एक्शन रिएक्शन आप कह सकते हो, एक्शन रिएक्शन W आपको निकालना है एक्शन रिएक्शन के केस में, तो दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल, राइट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे देखिए, हमने जब यूनिट्स को डिफाइन किया तो एक यूनिट और आती है जिसको हम कैलोरी बोलते हैं। सो वन कैलोरी और कैलोरीज विल बी इक्वल टू 4.18 जूल, राइट। तो कैलोरी बेसिकली होती क्या है, ये आपकी होती है यूनिट किसकी, वर्क डन की इन CGS यूनिट सिस्टम। तो ये आपकी CGS यूनिट सिस्टम में आपकी यूनिट होती है किसकी, वर्क डन की, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल, राइट, इन MKS यूनिट सिस्टम। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है। और डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, किस सिस्टम पे आप कर रहे हो, आपका वर्क डन का जो यूनिट है आगे आने वाले देखोगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है चैप्टर्स करोगे, आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब डिस्कस करोगे 11th-12th क्लास में, तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक वर्क डन की डेफिनेशन वहाँ पे निकल के आएगी। तो वो काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो हम डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम आपकी अलग अलग वर्क डन की यूनिट्स हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए बेसिकली हमें जो आपका कैलोरी और जूल है उसी के ऊपर आपका फोकस करना है। और एक यूनिट और भी आएगी जब हम पावर को डिस्कस करेंगे, किलोवाट आवर, तो वहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम आपकी जो यूनिट है वर्क डन की वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बट डायमेंशन आपकी सेम रहेगी। तो अलग अलग सिस्टम के लिए हम डिफाइन कर देते हैं अलग अलग यूनिट्स। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आई होगी, जहाँ पर हमने काफी डिटेल में आपका जो वर्क डन है उसको डिफाइन किया कि वर्क डन कैसे आप डिफाइन करते हो, और वर्क डन कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस। और इनको हमने डेली लाइफ की सिचुएशन से रिलेट करके देखा कि आपकी जो प्रिसाइज मीनिंग है वो डेली लाइफ से काफी अलग होता है, राइट। सिमिलरली हमने यहाँ पे काफी चीजें चेक करी कि अगर आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक जनरल पाथ में मोशन हो रहा है, जनरल कर्व में मोशन हो रहा हो, तो उस केस में वर्क डन को इंटीग्रल फॉर्म में कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और यूनिट्स, डायमेंशन वगैरह भी हम तीनों क्वांटिटी की हमने यहाँ पे काफी डिटेल में चेक करी। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ आपका जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।